अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Now we discuss about the chapter number 5, which is gravitation. Today we discuss about the exercise short questions of chapter number 5. Clear? तो आज हम लोग एक्सरसाइज जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 5.2। क्लियर? व्हाट इज मीन्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसका क्या मतलब है? एज वी नो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके थे कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है जिसे हम लोगों ने कहा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इन दिस यूनिवर्स देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन अ बॉडी ड्यू टू विच एवरीबॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद एवरी अदर बॉडी। दिस फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स इतनी कम है कि जिसकी वजह से हमें फील नहीं होता कि हमें कोई दूसरी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.3 है। व्हाट डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट यू? क्या आपको लगता है कि अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्लियर? विच वन इज अट्रैक्टिंग विद अ लार्ज फोर्स? जितनी फोर्स अर्थ अट्रैक्ट करता है इसी तरीके से हम अर्थ पर भी फोर्स अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक भी बयान कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है तो इक्वल मैग्नीट्यूड में दूसरी बॉडी भी रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज, अर्थ भी और दूसरी बॉडी भी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। क्लियर? When we attract the earth and the earth attract us, but the attract us with large force, लेकिन जो अर्थ है वो हमें एक लार्ज फोर्स से अट्रैक्ट करती है बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज लार्ज। क्योंकि जो अर्थ का मास है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मास है जिसका मास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ठीक है, जो मास m1 है वो फोर्स एक्ट कर रहा है मास m2 पे। सिमिलरली जो मास m2 है वो भी फोर्स एक्ट कर रहा है मास m1 पर। अब ये जो दोनों मैसेज हैं, ये दोनों फोर्सेस हैं, वो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। क्लियर? सो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रही है लेकिन और हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है। तो इस वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब सर्टन हाइट पर है, सर्टन हाइट से उसको फॉल करवाया जाए तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो ज्यादा है। इस वजह से जो अर्थ है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो पॉइंट किसी भी इन्फिनाइट पॉइंट पर है, वो ऑब्जेक्ट किसी सर्टन हाइट पर है तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों? इक्वल टू इट्स वेट। जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है
उतनी ही फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.4 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ फील्ड फोर्स? फील्ड फोर्स बेसिकली है क्या? क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक जो मैग्नेट है उसका एक फील्ड फोर्स होता है। जब किसी भी कोई मैग्नेट का कोई पीस उस फील्ड फोर्स के अंदर आता है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरीके से अर्थ का भी एक फील्ड फोर्स होता है। जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ आता है तो अर्थ उसको ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो कहलाता है फील्ड फोर्स। So, the gravitational pull of the earth acting on a body, whether the body is in contact or with the earth or not, is called the field force. Similarly, students, let's suppose हमारे पास एक मकनातीस है, ठीक है। मकनातीस का एक नॉर्थ पुल होता है और एक साउथ पुल होता है, ठीक है। जब कोई भी लोहे की चीज़ इस मकनातीस के करीब आती है तो वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि वो लोहे की चीज़ इस मैग्नेट के फील्ड में होती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अर्थ का भी एक अपना फील्ड है, ठीक है। जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट उस फील्ड के अंदर आती है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे तो वो उस, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक हमारे पास मतलब कि कॉन्टैक्टलेस फोर्स है, ठीक है। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान अगर कॉन्टैक्ट नहीं भी हो तो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। क्लियर? तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फील्ड फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.5। Why earlier scientists could not guess about the gravitational force? जो मतलब पहले साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को गेस क्यों नहीं कर सके थे, इसके रीजन क्या है बेसिकली? स्टूडेंट्स, क्योंकि अर्लियर जो साइंटिस्ट थे वो बिलीव करते थे अर्थ जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? तो पैसेज ऑफ टाइम 16th सेंचुरी में एक हमारे पास एक और थ्योरी एक्सप्लेन की गई जिसमें ये कहा गया कि जो सन है वो एक स्टेशनरी प्लैनेट है और अर्थ और बाकी जो जितने प्लैनेट हैं वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर? लेकिन जो न्यूटन साइंटिस्ट था इसने फिर एक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया। इसने ये बताया, इसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। इसने ये बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हैं इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद होती है, ठीक है। फिर इसने डिस्कवर किया जो मून है वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता है और जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। The earliest scientists could not guess about the gravitational force due to the lack of observation and lack of knowledge. हम ये भी कह सकते हैं कि उनके पास इतनी एडवांस्ड ऑब्जर्वेशंस नहीं थी, नॉलेज नहीं था। As it is a weak force at its present cannot be detected. जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बहुत वीक फोर्स है। एज वी नो स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, मतलब 10⁻⁻11 इतनी मतलब कि वीक फोर्स थी कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल था। Until the mass of one body is much greater than the mass of the other body. It is a weak force. जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो एक वीक फोर्स थी। इसके मुकाबले में जो एक ऑब्जेक्ट का मास था वो ज़्यादा था दूसरे ऑब्जेक्ट के मास में। वो ग्रेविटेशनल फोर्स को, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी थी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी वैल्यू इतनी छोटी थी तो कि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल था। अर्लियर साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.6 को। हाउ यू कैन से डैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स? आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है? आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है?
हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम लोग किसी भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है। सिमिलरली अगर एक बॉडी है या बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही होती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही होती है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है, इसकी वजह से जो नीचे आते हुए इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। सो दैट्स व्हाई हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट अराउंड द अर्थ एंड इट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी वेयर द बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट और विद द अर्थ और नॉट। ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, चाहे ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरम्यान में कॉन्टैक्ट हो, प्रेजेंट हो या ना हो, ये फोर्स एग्जर्ट करती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उन ऑब्जेक्ट को तेजी से अट्रैक्ट करती है जो अर्थ की तरफ आते हैं। ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट को मतलब तेजी से अट्रैक्ट कर लेती है जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ मतलब अर्थ की तरफ आते हैं, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.7। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्लियर स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? सो स्टूडेंट्स, हम लोग जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। फर्स्टली, इन ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इट बिकम्स वीकर एंड वीकर व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अगर किसी भी मास के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सर्ट फोर्स एक्सर्ट हो रही हो किसी यूनिट मास पे, तो हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जितना आप अर्थ के क्लोज होंगे ग्रेविटेशनल जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जितना हम अर्थ से दूर होते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? इसको हम लोग लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन के थ्रू ही हम लोग स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करते हैं। फर्दर हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत जो न्यू सैटेलाइट्स हैं उनको भी हम लोग स्पेस में भेज सकते हैं, और इन सैटेलाइट्स की जो स्पीड है वो क्या होती है, और ये सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में किस तरह से मूव करते हैं। क्लियर? और एक सैटेलाइट का दूसरे सैटेलाइट के साथ क्या लिंक्ड है, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह की है, और इसमें हम लोग स्पेस में जितने भी मोशंस और मूवमेंट है वो सारे के सारे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज इट कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज। इट आल्सो यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। इससे हम लोग मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.9। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से किस तरह से रिलेट करता था, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू कैपिटल G मैस M1 मैस M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट वन हमारे पास है, इसको हम आप लोग बुक से भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.10। हाउ द मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड। मास ऑफ द अर्थ को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो आप लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 5.11।
Can you determine the mass of our moon? If yes, then what you need to know? अगर आप मैस ऑफ मून को मेजर कर सकते हैं तो हाँ, आपको क्या मालूम करने की ज़रूरत है? क्लियर? आपको क्या चीज़ पता हो कि आप मैस का मालूम, मून का जो मैस है वो कर सके मालूम। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर हमें रेडियस ऑफ द मून पता हो तो हम लोग मैस ऑफ द मून को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? Yes, we can determine the mass of the moon of same method used to measure the mass of the earth with the help of law of gravitation. This is the formula which can measure the mass of the moon. Mass of the moon is equal to the gravitational acceleration of the moon multiplied by radius of the moon square divided by capital G. जो GM है वो हमारे स्मॉल GM है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून, एंड कैपिटल RM वो हमारे पास बता रहा है रेडियस ऑफ द मून को, और जो कैपिटल G है वो हमारे पास डिस्कस करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 किलोग्राम 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.12 है, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ G वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू है वो आप जगह टू जगह चेंज क्यों होती है, वेरी क्यों करती है? क्लियर? एज वी नो स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। हेंस जो वैल्यू ऑफ G है वो डिपेंड करती है इसके रेडियस के ऊपर। ठीक है? एज वी नो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, मैस M1 और मैस जो M2 है इसके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस बिटवीन देम। ठीक है? एज वी नो स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है हाइट के ऊपर। ठीक है? जैसे जैसे हाइट वेरी करेगी वैसे वैसे ही जो G की वैल्यू है वो वेरी करेगी। क्लियर? एंड द डिस्टेंस बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेज। ठीक है? जैसे हम लोग कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो उसमें जो G की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है? और जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसमें जो G की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। तो जो G की वैल्यू है वो वेरी करती है हाइट के साथ। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मतलब आ रहा है और अर्थ उसको अपनी, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है? अगर तो वो अर्थ के फील्ड में है और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ की तरफ ही आ रहा है तो वहां पे G की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज G की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.13, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ G वेरीज विद आल्टीट्यूड। ठीक है? ये हमारे पास जो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप बुक से भी याद कर सकते हैं, ये सेम एज इट आप लोगों ने बुक से भी याद करना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.14 है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली है क्या? तो स्टूडेंट्स, ऐसे सैटेलाइट्स जो साइंटिस्ट बनाकर उनको स्पेस में भेजते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है? इनका एक और नाम है, इन्हें कहते हैं मेन मेड सैटेलाइट्स। ठीक है? जैसे कि वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं, तो ये मेन मेड सैटेलाइट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। Scientists sent many objects into space. Some of these revolves around the Earth. These are called artificial satellites. Clear? Large number of artificial satellites have been launched in different orbits around the Earth. They take different time to complete their one revolution around the Earth, depending upon the distance h from the Earth. So scientists ने different satellites भेजे हैं अर्थ के अराउंड, जो कि अपना रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है?
और एक सर्टेन डिस्टेंस पर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस h फ्रॉम द अर्थ। अब स्टूडेंट जैसे कि वेदर सेटेलाइट्स हैं वो वेदर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इस तरीके से कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं जो कि कम्युनिकेशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो नेविगेशन सेटेलाइट्स हैं वो किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करने के लिए भेजे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.15 है, हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। किसी भी मोशन सैटेलाइट की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह से हमारे पास हेल्प करता है। एज वी नो जो सैटेलाइट्स हैं वो एक सर्कल में मूव करता है और सर्कल में मूव करने के लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। क्लियर। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स स्पेस में कहाँ से आ रही है और कौन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद होती है, इसी तरीके से अर्थ और सैटेलाइट्स के दरमियान भी एक ग्रेविटेशन मौजूद होगी और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि जो एक सैटेलाइट है वो एक सर्कल में मूव कर सके। क्लियर। When a satellite move around the Earth, it's in a nearly circular path. The gravitational force attraction between the Earth and satellite provide the necessary centripetal force for its motion. The gravitational force can be found by using Newton's law of gravitation, and finally we can find orbital speed of a satellite. Clear students? I hope students ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.16 को। क्लियर। ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड। क्लियर। वो कौन सा फैक्टर है जो सैटेलाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है। जो ऑर्बिटल सैटेलाइट की जो स्पीड है ऑब्वियसली वो डिपेंड करती है उसकी हाइट के ऊपर। We can say that the orbital speed depend upon the gravitational acceleration and the distance between the center of Earth and the satellites. Orbital speed का formula है v0 is equal to under root gh into r plus h। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो ऑर्बिटल जो स्पीड है सैटेलाइट्स की वो डिपेंड करती है उसके रेडियस के ऊपर और उसकी हाइट के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास स्टूडेंट्स एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.17। व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर। कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो स्टेशनरी क्यों होते हैं, उन्हें हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहते हैं। एज वी नो स्टूडेंट्स जो अर्थ है वो 24 आवर्स के अंदर एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। ठीक है। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि 24 आवर के अंदर अपना एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। सो ऐसे सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के रेस्पेक्टिव ऐसा लगे कि वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्लियर। सो हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। द सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट रिमेन ऑल द टाइम in front of target part of Earth so that the direction of receiver's dish do not to be changed। क्लियर। मतलब कि वो सैटेलाइट्स ज़मीन के लिहाज से स्टेशनरी होते हैं, इस वजह से हम लोग आया कि वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट्स को हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और उन ऑर्बिट्स को कहते हैं जिन ऑर्बिट्स पे मूव करते हैं उन ऑर्बिट्स को हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।